10 नंबर आपको पूरा देगा बेझिझक। ठीक है, अब नहीं पता मेरे भाई तो आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन कहीं गए नहीं है। ये दूसरा वाला आप कर सकते हैं, निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत समाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। ये हमारे कैकेयी का अनुताप चैप्टर का पद्यांश है, इसके कवि है मैत्रेय शरण गुप्त जी। तो इसको पढ़ लेना, 5 क्वेश्चन इसके नीचे रहेंगे, आंसर दे देना, स्क्रीनशॉट ले लो और खुद इसको सॉल्व करो। ठीक है, एक क्वेश्चन इधर भी है। अब चलते हैं अपने साहित्यिक परिचय पे मेरे भाई। साहित्यिक परिचय कवि और लेखक दोनों का मिलाकर 10 नंबर का आता है और ये 100% फिक्स होता है। चलो, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, 5 नंबर। और मैं 3 आपको लेखक दिए जाएंगे, जैसे हरिशंकर प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रो जी सुंदर रेड्डी। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैं बता दूं, आप वासुदेव शरण अग्रवाल का पढ़ लेना, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रो जी सुंदर रेड्डी, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रो जी सुंदर रेड्डी इनका पहले ही मैं बता चुका हूँ, तो आज हम आपको बताएंगे हरिशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इनका हम जीवन परिचय पहले पढ़ते हैं। देखो, किसी भी लेखक या कवि का जब आप जीवन परिचय पढ़ते हैं ना, तो पहले आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय में उनके जन्म, जन्म स्थान, उनकी शिक्षा और उनकी मृत्यु को लिखना है। फिर साहित्यिक परिचय हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको लिखना है। फिर आपको रचनाएं लिखना है। तो सबसे पहले हम जीवन परिचय पे थोड़ा ध्यान देते हैं। देखो, मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाद का जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ। देखो, इसको ब्लैक से लिख देना, 22 अगस्त 1924, और इसको भी, ठीक है, हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद इन्होंने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। हरिशंकर प्रसाद जी साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से लिखते रहे। 10 अगस्त 1995 को ये यशस्वी साहित्यकार परलोक सिधार गया। आखिर वो दिन आ ही गया जो सबका आना है। तो ये आपका जीवन परिचय हो जाएगा छोटा सा। साहित्यिक परिचय सबसे मेन हेडिंग होगा, क्योंकि 3 नंबर आपको साहित्यिक परिचय ही देगा। देखो, साहित्यिक परिचय में हिंदी साहित्य में इनका कैसा परिचय है वो आपको लिखना होता है। जैसे देखो, व्यक्ति और समाज के नैतिक एवं सामाजिक दोषों पर मार्मिक प्रहार करने वाले व्यंग प्रधान निबंधों के लेखन में अग्रणी शब्द और उसके भाव के पारखी परसाई जी की दृष्टि लेखन में बड़ी सूक्ष्मता के साथ उतरती थी। साहित्य सेवा के लिए इन्होंने नौकरी को भी त्याग दिया। वर्षों तक आर्थिक विषमताओं को झेलते हुए भी ये वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का प्रकाशन एवं संपादन करते रहे। पाठकों के लिए हरिशंकर प्रसाद एक जाने माने लोकप्रिय लेखक थे। बस इतना लिखना है कि आखिर साहित्य, हिंदी साहित्य में इनका कैसा परिचय। रचनाओं को देख लें तो इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। 2 नंबर आपको इसी के लिए मिलेगा, रचनाओं के लिए। कहानी संग्रह में हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी है। उपन्यास में रानी नागफनी की कहानी तट की खोज, ये इनका उपन्यास है। निबंध संग्रह में तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में ठिठुरता गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये इनकी निबंध की रचना है। तो ऐसे हेडिंग डाल डाल के लिखना, एक लाइन छोड़ के आप लोग लिखना। मैंने हेडिंग के बाद एक लाइन नहीं छोड़ा है, लेकिन आपको थोड़ा अच्छे से लिखना है। ठीक है, ये हो गया मेरे भाई। अब चलते हैं आगे, हम लोग कवि का साहित्यिक परिचय देखते हैं। ये देखो, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, 5 नंबर। 3 कवि हैं यहाँ पे, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से हम रामधारी सिंह दिनकर जी का आज लिखेंगे। वैसे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका नाम मैं बता दूं। देखो, मैत्रेय शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद आप ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का। तो सबसे पहले वही सेम प्रोसेस, आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना है, फिर साहित्यिक परिचय जो इनका मेन हेडिंग है, फिर रचनाएं आपको लिख देनी है। चलो, जीवन परिचय पहले देखते हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर, बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई। इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास, चेन्नई में हो गया। बस हो गया जीवन परिचय। साहित्यिक परिचय देखो, दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच रही है। उनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ और वो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि युगों से होकर गुजरी। इस दीर्घ काल में जो आरंभ से अंत तक उनके काव्य में रही वो है उनका राष्ट्रीय स्वर। दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे हैं। इन्होंने देशानुराग की भावना से ओतप्रोत, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण तथा क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं लिखी हैं। 3 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। ठीक है, रचनाएं देखिए, दिनकर जी की रचनाएं निम्न है। जैसे काव्य रचना में रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, बहुत फेमस रचनाएं हैं।
कविता संग्रह में रसवंती द्वंद गीत, सामधेनी बापू के प्रति, सामधेनी बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, कवि श्री, सीपी और संग, परशुराम की प्रतीक्षा, स्मृत तिलक, हारे को हरनाम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। बाल साहित्य में धूप छां, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, ये इनकी बाल साहित्य की रचनाएं। तो ऐसे कुछ लिखोगे, 2 नंबर आपको रचनाएं का मिल गया, 3 नंबर इसका, 5 नंबर आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, अभी तो हमने सिर्फ 40 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब पंचलाइट कहानी, देखो यहाँ पे कहानी आती है, 100% फिक्स टॉपिक ये होता है। देखो पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखे, मतलब पंचलाइट या बहादुर किसी एक का सारांश लिखना है, 5 नंबर का आएगा। अथवा लगाए ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी का उद्देश्य लिखिए, मतलब आपको 4 टॉपिक में से सिर्फ एक ही करना है। चाहे आप पंचलाइट कहानी का सारांश लिख दें, चाहे बहादुर कहानी का सारांश लिख दें, चाहे ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिख दें, चाहे लाठी कहानी का उद्देश्य लिख दें, 4 ऑप्शन है, सिर्फ एक करना है। शब्द सीमा 80। हम लिखेंगे यहाँ पे बहादुर कहानी का सारांश, सॉरी पंचलाइट कहानी का सारांश हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, जो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक हेडिंग डालते हैं, पंचलाइट कहानी का सारांश, ठीक है। चलो ये देखो हम लेकर आए हैं आपके लिए पंचलाइट कहानी का सारांश। देखो बहादुर लिखा था लेकिन पंचलाइट कहानी का ये सारांश है, ऐसे हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। देखो ध्यान से, मैं पढ़ते हुए चल रहा हूँ क्योंकि मैंने पंचलाइट कहानी का सारांश आपको डिटेल में बता रखा है मैंने, ठीक है। उसको आप लोग जाकर जरूर पढ़ लेना क्योंकि वो आपका 5 नंबर कंप्लीट करा देगा। देखो पंचलाइट रेण जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। देखो ये पिछड़ा एक टोली है, पिछड़ा गांव है, इसमें पंचलाइट जिसको हम लोग लालटेन भी बोलते थे उसको लेकर आते हैं और ये लोग उसे बहुत सम्मान की चीज समझते हैं कि मैं बहुत बड़ी चीज ले आया हूँ। उसको देखने के लिए बताओ गाँव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, इतने पिछड़े ये हैं। जैसे हमारे यहाँ अगर कोई सामान ले आए छोटी मोटी तो कोई नहीं आएगा, बहुत बड़ी सामान लाएंगे, कोई बहुत बड़ी गाड़ी लेकर आएंगे तो चाहे कोई देखने चले आए, नहीं तो अब नहीं आते, जमाना बदल गया है। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। मतलब सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं लेकिन कोई जलाना नहीं जानता पंचलाइट, मतलब इतने पिछड़े हैं वो लोग, ठीक है। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। देखो होता क्या है कि इसी टोली में गोधन नाम का एक युवक है, वो गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मतलब एक गोधन नाम का लड़का है जो गांव की एक मुनरी नाम की लड़की से प्यार करता था। अब मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वो उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। मतलब भैया गोधन जी थोड़ा लाइन वाइन मारते हुए मुनरी जी के घर के सामने से बढ़िया गाना वाना गा के निकलते थे। तो मुनरी की माँ जो है भैया वो परेशान होती थी कि हमारे घर के सामने से ये सलीमा का गाना क्यों गाकर निकलता है, सनम रे मैं तेरा सनम हुआ रे, ठीक है, आखिर क्यों गाता है ये, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने शिकायत कर दी थी और गोधन को क्या हुआ, इस कारण पंचों ने उसे जाते से निकाल रखा था, मतलब गोधन को अपने गांव से ही निकाल रखा था। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। अब जब गांव की इज्जत पर बात आती है कि भैया पंचलाइट नहीं जला पाए तो लोग दूसरे गांव वाले मजा लेंगे, तब होता क्या है कि गोधन ही पंचलाइट जलाना जानता है लेकिन वो गांव से बाहर चला गया। वो चतुराई से ये बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं क्योंकि वो पंचलाइट को जला देता है। फिर होता क्या है, गोधन को जैसे ही गांव वाले जानते हैं कि गोधन पंचलाइट जला सकता है तो क्या होता है कि गोधन को गांव में बुलाया जाता है, गोधन पंचलाइट जला देता है और सब बहुत खुश होते हैं। देखो क्या होता है, मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। मतलब भैया जो गुलरी काकी गोधन का उन्होंने शिकायत की थी पंचों से, वो अब खुद उसको डिनर के लिए इनवाइट करती है। देखो आवश्यकता बड़े बड़े संस्कारों को भी नष्ट कर देती है। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं तुम्हारा सात खून माफ खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचायत वाले भी कह देते हैं तुम्हारा सात खून माफ खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। कहानी का कथानक सजीव है, सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाणी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। देखो आपको मैंने बताया था पंचलाइट बहादुर ध्रुव यात्रा 3 कहानी को पढ़ लो, आपका भैया नंबर फिक्स ही है तो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, अपने खंड का जो लास्ट टॉपिक है स्वपठित खंड का काव्य। देखो स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 80, 5 नंबर का। जैसे खंड काव्य ये है, देखो ये जिला वाइज होता है। यूपी में जैसे आप जिस जिले से हैं, कुछ जिलों में मुक्ति यज्ञ होगा, कुछ जिलों में सत्य की जीत होगा, कुछ जिलों में रश्मि रथी होगा, कुछ जिलों में आलोक वृत्त होगा, कुछ जिलों में त्यागपति और कुछ जिलों में श्रवण कुमार। तो आप किस जिले से हैं, आप में कौन सा खंड काव्य है, कमेंट करके बताना भैया। और जो आप में खंड काव्य है वो आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो हमारा 50 नंबर का पेपर यहाँ पे फिनिश हो गया। मैंने बताया 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश,
5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय, 5 नंबर कवि का, 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य, टोटल हो गया 50 नंबर। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब खंड खा पे हम लोग चलते हैं मेरे भाई, ये भी 50 नंबर का रहेगा। देखो 8वां, दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर, जैसे ये आपका दिया गया है संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम, ये किस चैप्टर का गद्यांश है? देखो ये संस्कृत भाषा या महत्तम चैप्टर का गद्यांश है। ठीक है, तो आपको संदर्भ लिख देना है और इसका हिंदी अनुवाद कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको तो नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन हाँ आगे मैं हिंदी व्याकरण का जो सॉल्यूशन है वो देने वाला हूँ। ये दूसरा दिया गया, अगर नहीं पता तो अथवा लगा है मेरे भाई, आधुनिक जगत पंचशील सिद्धांता नवीनम। देखो ये पंचशील सिद्धांता चैप्टर का है। तो कुछ चैप्टर्स हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, उनके गद्यांश को आप लोग संस्कृत में पढ़ लेना, जैसे जातक कथा, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता और संस्कृत भाषा या महत्तम, इन चैप्टर के गद्यांश को आप पढ़ लेना, आपका 7 नंबर कंप्लीट रहेगा। चलो अब चलते हैं अपने संस्कृत पद्यांश पे। ये 7 नंबर 100% फिक्स होता है। देखो दिए गए पद्यांशों या श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, जैसे विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत में जिज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ये हमारे सुभाषित रत्नावली चैप्टर का पद्यांश है। तो देखो सुभाषित रत्नावली चैप्टर जो हमारे हिंदी संस्कृत में है, इस पूरे चैप्टर के अगर आप पद्यांश को, सारे पद्यांश को पढ़ लेते हो, श्लोक को पढ़ लेते हो ना, आपका 7 नंबर बिल्कुल 100% फिक्स है। एक दो चैप्टर है जिसमें एक एक श्लोक है, उसको पढ़ लेना, जैसे अथवा लगा है जयंत के महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्त एसाम कीर्ति तनो वाचिता, ये महामना मालवीय का है पद्यांश, तो दोनों में से एक ही करना है। तो आपका सुभाषित रत्नावली चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर है, ये एक दो चैप्टर ऐसे हैं जिसमें एक एक श्लोक है, इसको पढ़ लेना भैया, आपका नंबर कंप्लीट है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों पे चलते हैं हम लोग। 9 नंबर, निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ देते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर, 4 में से कोई एक करना है, जैसे हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। खा पापड़ बेलना यानी कि नहीं, हाँ पापड़ बेलना यानी कि बड़ी विपत्ति झेलना। सावन हरे न भादो सूखे, मतलब सदैव एक जैसा रहना। पानी पानी होना यानी कि लज्जित होना। ठीक है, तो ऐसे आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कर देना है बस। एक और टॉपिक है भैया 5 नंबर का आता है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको बोलते हैं अपठित गद्यांश। ठीक है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक एक गद्यांश दिया गया, इसके नीचे 3 क्वेश्चन है। देखो तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको इसी गद्यांश में ही मिल जाएगा। नहीं पता तो अथवा लगा है, ये दूसरा गद्यांश है, इसके नीचे भी 3 क्वेश्चन है, तो हम इसी को करेंगे। ठीक है, जो पहले उसको करेंगे। देखो पहले इसको पढ़ो फिर आंसर देते हैं। देखो ये सत्य है कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर वरिष्ठ नागरिकों की ओर की अपनी अनेक शारीरिक व्याधियां सिर उठा लेती हैं, परंतु ये उनकी वास्तविक समस्या नहीं है, उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है। ये मान लिया जाता है कि अब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहा, चाहे वो स्वस्थ ही क्यों ना हो। जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, वो सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिया जाता है। मतलब जैसे ही व्यक्ति जो है पैसे कमाने में असमर्थ हो जाता है ना, वो सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिया जाता है, किसी काम का नहीं। वो समाज एवं परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होती है। अब क्वेश्चन देखो, फर्स्ट है वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या है, तो लिख दो यहाँ वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या मानसिक है, बस यही लिख दो, आपका 1 नंबर कंप्लीट। ये 1 नंबर का है। देखो फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वरिष्ठ नागरिक सामाजिक रूप से अनुपयोगी क्यों मान लिए जाते हैं, बताओ वरिष्ठ नागरिक सामाजिक रूप से अनुपयोगी क्यों मान लिए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, वो सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिया जाता है। मतलब जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, जैसे ही व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है ना, उसे सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिया जाता है। मतलब जैसे वो काम करने में सक्षम नहीं होता, उसको अनुपयोगी मान लिया जाता है, यूजलेस। ठीक है, तीसरा वरिष्ठ नागरिक को क्या क्या मानने से मानसिक पीड़ा होती है, तो देखो यहाँ पे वो समाज एवं परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसे पीड़ा होती है। मतलब वरिष्ठ नागरिकों को समाज एवं परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होती है। बस हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया आपका 5 नंबर। 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, 5 नंबर ये कंप्लीट। नहीं पता तो अथवा लगाया, आप इसको कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, करना। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे भैया, शब्द युग्म। देखो निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। जैसे फर्स्ट है अभिराम अविराम, इसका सही अर्थ क्या होगा, सुंदर और विश्राम, सुंदर और लगातार, घमंड और निरंतर, प्रत्यक्ष और अविलंब। भैया इसका बा वाला ऑप्शन सही होगा, सुंदर और लगातार। अभिराम का मतलब सुंदर, अविराम का मतलब लगातार, बस हो गया। मतलब सही अर्थ चूज करके लिखना, जो पहले उसका पहले, जो बाद में उसका बाद में। दूसरा अंशु अंश, इसका सही अर्थ क्या होगा, सूर्य और भाग, भाग और प्रकाश, किरण और भाग, अग्नि और वरुण। भैया सूर्य और भाग इसका सही आंसर होगा। अंश का मतलब सूर्य, अंश का मतलब भाग। ठीक है, ऐसे समझो भैया, हमारा पेपर धीरे धीरे फिनिश होने वाला है, बस आप लोग चीजों को समझो। और हम लोग थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि हमारा 37 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, क्लास काफी लंबी हो रही है। खा
निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, 2 नंबर। जैसे अंबर, अंबर ये अनेकार्थी शब्द है। अंबर को और किस नाम से जानते हैं आप लोग लिख लेना, आकाश, वस्त्र। अर्क, अर्क को हम लिख सकते हैं काढ़ा, सूर्य या आंक का पौधा। जनक, जनक को हम लिखते हैं पिता, संस्थापक, जन्मदाता। बस हो गया। गा देखो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे जंगल की अग्नि को क्या बोलेंगे, दावाग्नि, वड़वाग्नि, जठराग्नि या नभाग्नि। भैया उसको दावाग्नि बोलते हैं, जंगल की अग्नि को दावाग्नि कहते हैं। दूसरा, जो जीता न जा सके उसको क्या बोलेंगे, अजीत, सर्वजीत, अजय या जयसिंह। भैया अजय बोलेंगे, जिसको जीता न जा सके वो अजय होता है। ठीक है, हो गया। अब वाक्य संशोधन को देखिए, घा वाला। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, 2 नंबर। जैसे फर्स्ट, मैंने हस्ताक्षर कर दिया, इसमें गलती है। आप लोग मैं जो बोल रहा हूँ उन शब्दों पे ध्यान देना। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, दिए कर देना बस हो जाएगा। दूसरा, विष्णु के अनेकों नाम है, नहीं बेटा अनेक कर देना, ये वाला बहुत आता है, अनेक कर देना बस सही हो जाएगा। अनेक खुद में बहुवचन है। तीसरा, माधव ने पुस्तक पढ़ लिया, नहीं माधव ने पुस्तक पढ़ ली कर देना बस हो गया। चौथा, मैं पानी पी लिया हूँ, नहीं बेटा मैंने पानी पी लिया है। इस तरह लिख देना, आपका नंबर कंप्लीट रहेगा। बस यही छोटी छोटी गलतियां हैं, 2 ही करना है, मैंने चारों बता दिया। अब भैया रस छंद अलंकार पे चलते हैं। ये 2-2 नंबर के तीनों टॉपिक रहेंगे, 6 नंबर आपको मिलेगा। और ये 6 नंबर मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट करा रखा है। आप लोग सर्च करना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो 12 तक का रस देखो, शांत रस अथवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए, 2 नंबर। मतलब शांत रस या श्रृंगार रस, किसी एक का अस्थायी भाव के साथ परिभाषा और उदाहरण लिखना है। खा, श्लेष अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, 2 नंबर। बस श्लेष या रूपक किसी एक का लक्षण उदाहरण सहित लिखना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। गा, दोहा छंद अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए, 2 नंबर। मतलब दोहा या कुंडलिया किसी एक का आपको किसी एक छंद का परिभाषा उदाहरण लिखना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो क्या है इसमें, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। बस तीनों को एक वीडियो में मैंने बता रखा है, आप लोग सर्च करना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। 13 नंबर पे चलते हैं। किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, 6 नंबर। अथवा लगा है, नहीं पता है तो आप दूसरा वाला कर लीजिए। देखो पत्र लेखन में आपको पहले भी बता चुका हूँ, यूट्यूब पे 6 ऐसे महत्वपूर्ण पत्र को मैंने बताया है कि उसको पढ़ लोगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, किसी विद्यालय के प्रबंधक को प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखे, दोनों में से कोई एक करो, आपको 6 नंबर मिलेगा। पत्र लेखन में पहले बता चुका हूँ, यूट्यूब पे जाके सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। निबंध की बात करें भैया तो पूरे 9 नंबर का आता है, इसको नहीं मिस कर सकते। देखो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। जैसे 4-5 टॉपिक रहेंगे, जैसे सदाचार, पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा, युवा वर्ग और बेरोजगारी, बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या। मतलब 5 टॉपिक में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। निबंध में हेडिंग बहुत अच्छे से डालना, और हेडिंग डाल डाल के आप लोग लिख देना, नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। निबंध में हेडिंग देखा जाता है, हेडिंग वाइज जितना प्यारा, जितना अच्छा, जितना सुंदर आप लोग लिखोगे ना, उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने के। ठीक है, तो हमारा जो हिंदी का पूरा पेपर है, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, क्लास 12 हिंदी का जो MN वाला पेपर है वो फिनिश हो चुका है। यहाँ पे निबंध हमारा आखिरी टॉपिक था, 50 नंबर का, ये भी हमारा खंड खा भी हो गया। टोटल 100 नंबर का पेपर हमने आज जाना। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, पूरे पेपर का मैंने सॉल्यूशन दिया भाई। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।